दोस्तों, जब भी रेलवे सेक्टर स्टॉक्स की बात होती है तो सबसे ज़्यादा बातें होती हैं आईआरएफसी, इरकॉन और आरबीएनएल के बारे में। क्या इन तीनों के साथ राइट्स, रेलटेल और आईआरसीटीसी स्टॉक में वही ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिल रही है जो कि पिछले 4-5 सालों में देखने को मिली थी? डिटेल में बात करेंगे इन तीनों स्टॉक्स के बारे में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था इरकॉन, आईआरएफसी और आरबीएनएल स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में हम उन तीनों स्टॉक्स के बारे में ना बात करते हुए हम 3 रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं राइट्स की। तो राइट्स, जब भी हम बात करते हैं राइट, हमें समझ में आना चाहिए कि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, इसके साथ ही साथ इसके पास कौन से अदर प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने देखा था कि इरकॉन हो गया, आरबीएनएल हो गया, इन सब के पास कहीं ना कहीं से दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब यहाँ पे राइट्स जो है वो रोपवेज भी मैन्युफैक्चर कर रही है, साथ ही साथ वो हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स का भी काम करती है, एयरपोर्ट्स एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी काम करती है, यहाँ पे पोर्ट्स एंड हार्बर्स पे भी काम करती है। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पे भी थोड़ा बहुत इसका काम काज है। ठीक है, तो ये सिर्फ रेलवेज के ही प्रोजेक्ट्स नहीं, इनके पास बहुत सारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बुक पे ध्यान दें तो यहाँ पे करीब करीब 9,400 करोड़ रुपए के आसपास के ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं। अब जब भी कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स होते हैं तो क्या होता है कि फ्यूचर कहीं ना कहीं से एक सेल्स के टर्म्स में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे टर्न की बेसिस पे करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर हम समझें यहाँ पे फंडामेंटल्स राइट्स का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, डिविडेंड यील्ड 3.47% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट है ही नहीं कंपनी के पास, पेट्रोस्की स्कोर 7 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की महज 2-2.5% के आसपास ही रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंटली 25 का तो है, लेकिन पीजी रेशियो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। ओवरऑल बिजनेस की एनालिसिस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी की। तो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कंपनी का ओवरऑल डेट हो गया, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, ये सब देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ वैल्यूएशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम राइट्स के ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो देखिए इससे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 में करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी, नेट प्रॉफिट करीब 312 करोड़ रुपए के आसपास था। 2020 में 2400 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुकी थी एंड नेट प्रॉफिट यहाँ से जस्ट डबल हो चुका था। लेकिन उसके बाद देखिए अगले 3 सालों में सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो देखिए सेल्स जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाई, अभी भी 2400 ही करोड़ की सेल्स है। 2020 में 2400 करोड़ की सेल्स थी, वही सेल्स यहाँ पे 6 साल बाद भी देखने को मिल रही है एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होते हुए दिखाई दी है। तो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं राइट। हम देखते हैं जनरली कि कंपनियों में सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रो होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर ग्रो होना चाहिए, जो कि हमें इस कंपनी में नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो सितंबर 2023 में करीब 72% के आसपास प्रमोटर थे राइट्स में, 11% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 16-17% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 72% के आसपास अभी भी प्रोमोटर्स हैं, 15% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 12% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस में जनरली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मोर ओवर जो इनका ऑर्डर इनफ्लो होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये बातें देखकर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, रेलटेल की जहाँ तक बात है तो रेलटेल एक मिनरत्न कंपनी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो रेलटेल का मोर ओवर बिजनेस क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का इनका बिजनेस है, पैन इंडिया एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है करीब करीब 63,000
किलोमीटर के आसपास का रूट ये कवर कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स भी हैं इनके पास थोड़े बहुत, साथ ही साथ रेल वायर ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे में फंडामेंटल्स अगर हम रेलटेल के देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, डिविडेंड यील्ड 0.99% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 23% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का एंड पीजी रेशियो यहाँ पे 1 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सो रेलटेल मोर ओवर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे बेस्ड है। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली हायर हो सकती है, बट गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें रेलटेल का, तो 2015 में करीब 482 करोड़ का सेल्स था, 121 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2020 में करीब 1081 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 138 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2023 में देखिए तो 1957 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स, 188 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखिए तो करीब करीब 4200 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका है एंड 346 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं से नेट प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, नेट सेल्स भी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें रेलटेल में, तो 2023 में, सितंबर 2023 में 72-73% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 22% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे मात्र 4-5% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। जून 2024 में सिमिलर काइंड ऑफ डाटा था एंड लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम लेटेस्ट डाटा पर यहाँ पर ध्यान दें तो करीब करीब 73% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, 22% पब्लिक है और यहाँ पे मात्र 4% के आसपास एफआईज एंड डीआईज रह गए हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि मोर ओवर गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर कहीं ना कहीं से इनके बिजनेसेस डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पॉपुलर नाम की, आईआरसीटीसी। आपने भी कभी ना कभी आईआरसीटीसी के तहत इंडियन रेलवेज में ट्रैवल किया होगा, उनकी फैसिलिटीज अवेल की होंगी, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईआरसीटीसी का कोर बिजनेस क्या है। इनके गिने चुने रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट टिकटिंग से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टूरिज्म एंड रेलवे कैटरिंग बिजनेस से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो हम में से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं राइट, वो कंफ्यूज रहते हैं आईआरसीटीसी के ओवरऑल बिजनेस से। तो यही 3-4 कोर एरियाज हैं जहां से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अनलाइक द अदर बिजनेसेस जो कि हम इंडियन रेलवेज के जो अदर कंपनी जैसे कि रेलटेल हो गया या इरकॉन हो गया या आरवीएनएल हो गया, वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड के हैं। ये यहाँ पे देखें तो मोस्टली कैटरिंग सर्विसेज, टूरिज्म, इंटरनेट टिकटिंग, ये सब से रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे एजीएम की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी नहीं देखने को मिली है, साथ ही साथ जो लास्ट एजीएम इनका रिकॉर्ड है वो भी लेटेस्ट नहीं है, 1-2 साल पहले का है। तो हमें यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें फंडामेंटल्स के तहत आईआरसीटीसी का, तो 35% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46% है, डिविडेंड यील्ड 1.7% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.02 है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की करीब करीब 16% के आसपास रही, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 28 का है एंड पीजी रेशियो 2.42 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2015 में करीब 1000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 214 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि नेट प्रॉफिट करीब 131 करोड़ रुपए के आसपास था। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम देखें 2020 में तो करीब करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स था एंड 500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं करीब 5200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट सेल्स है एंड 1393 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शेयर प्राइसेस में ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो सितंबर 2023 में करीब 62% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 20% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 18% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। मार्च 2024 में 62% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 16-17% के आसपास पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 20-21% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि करीब करीब 62% के आसपास प्रोमोटर्स है, 18.5% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 17-18% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इन तीनों का बिजनेस समअप करना चाहें तो राइट्स का कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फोकस्ड बिजनेस है जो कि स्टेबल इन नेचर है एंड यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आ सकता है। रेलटेल
टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर आधारित है। तो ऐसे में हायर ग्रोथ पोटेंशियल है अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा IRCTC कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है इनके पास। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिसी रिलेटेड रिस्क एसोसिएटेड हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। सो IRCTC को जस्ट रेलवे स्टॉक बोलकर एनालाइज करना थोड़ा सा सही अप्रोच नहीं होगा। ऑल इन ऑल इन तीनों कंपनियों में कौन सी कंपनी आपको सबसे बेटर लग रही है, और पिछली वीडियो की जो तीनों कंपनियां थी उनमें से सबसे अच्छी कंपनी आपको कौन सी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले बिजनेस जरूर देखिए, साथ ही साथ उसकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वैल्यूएशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क को इग्नोर मत करिए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।